अच्छा, ये जो लंदन के अंदर ये ऑडियंस के बैठने की जगह है सारी ऊपर जो आपको नज़र आ रही, और यहाँ पे आपके एक्टर्स और जो कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा होते थे वो प्ले करते थे। ये आपके ड्रामाटिस्ट हैं क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर। थोड़ा सा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ने वाली रह गई है वो हमारी ये है ड्रामेटिक टर्म्स। पीछे समझ आ गई आपको कि रोमन ड्रामा क्या था, ग्रीक क्या था, मेडिवल क्या था, रिनाइसेंस क्या था। ठीक है, अभी हमने ड्रामेटिक टर्म्स पढ़नी है जो कि एक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आपने देख लिए। इसके ड्रामेटिक टर्म के बाद थोड़ा सा मॉडर्न ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मॉडर्न ड्रामा पढ़ना है तो मॉडर्न एलिमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है। ये ड्रामेटिक टर्म है, ये मॉडर्न और क्लासिकल दोनों में ही इस्तेमाल होती हैं और दोनों में ही पढ़ना ज़रूरी है। प्ले राइट, प्ले राइट क्या होता है? द राइटर ऑफ प्लेज, ड्रामाटिस्ट जो ड्रामाज लिखता है उसको प्ले राइट बोलते हैं। प्ले राइट के प्रोनाउंसिएशन का और स्पेलिंग का फ़र्क है, बाकी वही प्ले राइट। ड्रामाटिस्ट इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, और प्ले राइट RIGHT राइट, प्ले राइट इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। दूसरे नंबर पे आ जाता स्टेज डायरेक्शंस। ठीक है, स्टेज डायरेक्शंस इंस्ट्रक्टिंग रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले। जिस तरह स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले में लिखी होती हैं सेम उसी तरह से जो है उन बाकी चीज़ों को भी बताना होता है। स्क्रिप्ट के अंदर जिस तरह से लिखी होती है वैसे ही एक्ट करके दिखाना होता है कि यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है। अच्छा, डिस्क्राइबिंग द सेटिंग एंड इंडिकेटिंग एक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ द एक्टर्स। स्टेज डायरेक्शन के क्या अंदर क्या होता है? डिस्क्राइब करते हैं कि सेटिंग किस तरह की है, और इंडिकेट करते हैं कि एक्शंस और मूवमेंट ऑफ एक्टर्स है वो किस तरह की है। उसके बाद है सोलोलिक्वाई। सोलोलिक्वाई को बोलते हैं मोनोलॉग। सोलोलिक्वाई वर्ड आपको ज़्यादा फेमस लग रहा होगा क्योंकि आपने अगर ओथेलो पढ़ा है तो आपको पता होगा वहाँ पे सोलोलिक्वाई कितनी इंपॉर्टेंट थी। सोलोलिक्वाई और मोनोलॉग जो है, मोनोलॉग भी सोलोलिक्वाई को बोलते हैं, उसमें एक ये होती है अ स्पीच इन अ प्ले विच अ कैरेक्टर यूजुअली alone on the stage talks to himself or herself so that audience know their thoughts। अच्छा, सोलोलिक्वाई में और मोनोलॉग में थोड़ा सा फ़र्क है। जो सोलोलिक्वाई होती है ना उसमें राइटर जो ऑडियंस जो कैरेक्टर होता है ना स्टेज के ऊपर, वो अपने आप से बात कर रहा होता है। उसकी बात थोड़ी सी मतलब वो अकेला ही अपने आप से बात कर रहा होता है। वो बात इतनी ऊंची इस तरह से होती है कि उसके थॉट्स, उसके इरादे जो हैं ऑडियंस पहचान लेते हैं। ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये विलन है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा कोई फिल्म या मूवी चल रही होती है तो उसमें अगर किसी हीरो को कोई मारने के लिए विलन पीछे उसके गन लेके खड़ा हुआ है तो हम ऑडियंस जो देख रहे होते हैं हमें पता होता है कि भाई हीरो के ऊपर टफ टाइम है, वो उसको किल करने वाला है, लेकिन हीरो को नहीं पता होता। सेम इसी तरह सोलिडिक्वाई में होता है कि उसमें जो उसका विलन होता है, एक कैरेक्टर विलन लगा लें आप या कैरेक्टर लगा लें, वो आपस खुद से बात कर रहा होता है और ऑडियंस को पता होता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है उसको नहीं पता होता। ठीक है, और मोनोलॉग वो होता है जिसमें कोई भी आपको आपकी नहीं सुन रहा होता, आपकी थॉट्स को नहीं पहचान रहा, आप खुद से अपने आप अपने दिल ही दिल में बात करते हैं, वो मोनोलॉग होता है। उसके बाद आ जाता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले होता है। एंटोगनिस्ट, एंटोगनिस्ट वो होता है जो अपोजिट ऑफ द मेन कैरेक्टर, वो कोई विलन भी हो सकता है या उसके जैसे अयागो और ओथेलो थे। ईडिपस और जो थे ईडिपस का एंटोगनिस्ट वो कौन था? उसका ब्रदर इन लॉ क्रियोन। जी हाँ, क्रियोन उसका एंटोगनिस्ट था। और डॉक्टर फास्टस के अंदर जो है वो लूसीफर था उसका एंटोगनिस्ट। इसी तरह बाकी ड्रामास के अंदर सब में जो मेन कैरेक्टर के बाद एक कोई मेन कैरेक्टर होता है वो एंटोगनिस्ट, सेकंड कैरेक्टर समझ लें आप। ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो अ कैरेक्टर ऑफ हाई रिप्यूट हु बिकॉज ऑफ अ ट्रेजिक फ्लॉ एंड फेट सफर्स फॉल फ्रॉम ग्लोरी इनटू सफरिंग। ट्रेजिक हीरो वो होता है जो एक हायर रैंक का इंसान होता है और वो सफ़र क्यों करता है? वो बहुत ज़्यादा ना तो बैड होता है, बहुत ज़्यादा ईवल भी नहीं होता, एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन होता है। वो फेस क्यों करता है ट्रेजिक फ्लॉ और फेट क्यों? या तो उसकी अपनी कोई गलती होती है या किस्मत की वजह से वो सफ़र करता है, वो अपनी ग्लोरी से सफरिंग में आ जाता है। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है? अ वीकनेस और अ लिमिटेशन ऑफ अ करेक्टर। वीकनेस ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसमें कोई शख्स के अंदर, जिस तरह ईडिपस था वो शॉर्ट टेम्पर्ड था और हास्टी था। ठीक है, तो ये उनकी वीकनेस, किसी ना किसी इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है जो उसको लग रहा होता है कि मेरी वीकनेस नहीं है, उसी गलती की जो वो इंटेंशनली गलती करता है उसी की वजह से उसका डाउनफॉल होता है, वो इंसान का ट्रेजिक फ्लॉ होता है जब अपनी वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता।
उसके बाद ड्रामेटिक पर्सोना। आई थिंक बाकी टर्म्स शायद आपको पता ही हो, लेकिन ड्रामेटिक पर्सोना का नहीं पता। ड्रामेटिक पर्सोना कहते हैं पीपल ऑफ ड्रामा। ड्रामा के अंदर जो पीपल वहाँ पे यूज़ होते हैं, जो बातें होती हैं, या वो जो प्रेजेंट हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, या वो जिनके बारे में कोई प्रिडिक्ट करते हैं। जिस तरह उसमें अभी रिसेंटली हमने एक पोएम पढ़ी थी, ऑन वाइट्स डेथ, आपने पढ़ी होगी, सरे की पोएम है ऑन वाइट्स डेथ। उसमें पर्सोना वो यूज़ करते हैं कि वो बात लिख तो सरे रहा था पोएम, लेकिन वो पर्सनैलिटी किसकी डिस्कस कर रहा था, वाइट की। तो उसने कौन सा पर्सोना यूज़ किया, वाइट का। और फिर वहाँ पे एक पोएम थी टेड ह्यूज की, हमने पढ़ी थी, उसने पर्सोना यूज़ किया था अपना, आए। ठीक है, आप जिसके बारे में वो शख्स आपके पास मौजूद नहीं है, आप उसके बारे में बात करते हैं। चौसर के अंदर, चौसर जो थी टेड ह्यूज की पोएम, उसमें उसने चौसर का पर्सोना यूज़ किया था। इसी तरह पीपल ऑफ ड्रामा इन लैटिन, अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ प्ले यूजुअली फाउंड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द स्क्रिप्ट, वो होते हैं पर्सोना। या सिंपल वर्ड्स में आप कहते हैं जितने भी कैरेक्टर्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फिजिकली और इमेजिनेशन वे में, इमेजिनेटिवली जितने भी कैरेक्टर्स एक प्ले के अंदर यूज़ होते हैं किसी पोएम के अंदर, वो उसका पर्सोना होते हैं। पर्सोना पर्सनैलिटी से निकला है। ब्लैंक वर्ड्स और ड्रामास जो होते हैं वो ब्लैक वर्ड्स अनरिहाइम्ड होते हैं और अयम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स होती है। जितने भी ड्रामास होते हैं ना, सब अयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं। इट इज़ द परमानेंट ड्रामेटिक वर्ड्स इंग्लिश एज इन द प्लेज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर, ओथेलो और डॉक्टर फॉस्टर्स में भी हम देखते हैं कि जितने भी ये ड्रामास थे ये अनरिहाइम्ड होते थे, ब्लैक वर्ड्स होते थे जिसमें कोई रिहाइम स्कीम नहीं होती थी, लेकिन मीटर होता था अयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, इनके सारी लाइंस जो हैं वो अयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। अच्छा, कोरस, कोरस का आपको पता है एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स होता है जो डांस भी करता है और साथ साथ सिंग भी करता है और प्रिडिक्ट करता है, कमेंट करता है एक्शन के ऊपर कि ये हो गया, ये अच्छा है या बुरा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, और ख़ास तौर पे ये प्रोलॉग में और एपिलॉग्स जो होते हैं उसमें ये एक्ट करते हैं, जिस तरह के इडिपस रेक्स के अंदर और डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर हम देखते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामा होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। मॉडर्न थिएटर, पीछे हमने रोमन थिएटर और बाकी सारे थिएटर्स को पढ़ा, उनके ड्रामास को पढ़ा। मॉडर्न पढ़ना है हमने, देखने इन मॉडर्न थिएटर दिस लिस्ट हैज़ चेंज्ड स्लाइटली। ठीक है, अब पीछे जो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हमने पढ़े थे उसमें मॉडर्न जब थिएटर की बात करें थोड़ी सी लिस्ट चेंज हो जाती है। ऑल्दो यू विल नोटिस दैट मैनी ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन द सेम। बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो बेसिक्स हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस में आ जाती हैं, जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, ड्रामा जो मॉडर्न ड्रामा है वो थोड़ा सा क्लासिकल से डिफरेंट है ना। इसमें कैरेक्टर्स, अच्छा ये बात जहन में रखिएगा, जो क्लासिकल ड्रामाज होते थे उसमें प्लॉट इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन जो मॉडर्न ड्रामाज हैं उनके अंदर प्लॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न राइटर्स जितने भी हैं वो मैन की बात करते हैं, वो ट्रिवियल थिंग्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो मैन को डिस्कस करते हैं। उनका जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन थीम है वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, मैन में फिर आइदर वो मैन हो या वीमेन, ये मैटर नहीं करता। कैरेक्टर्स दूसरे नंबर पे प्लॉट आता है। ठीक है, कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना पार्ट 2 के, उसमें आपको ज़्यादातर कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, आपको प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। प्लॉट सेकंड नंबर पे प्लॉट, फिर थीम्स, फिर डायलॉग्स। थीम्स के बाद, कैरेक्टर्स के बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट तो वो डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उनके जो डायलॉग्स होते थे वो किस तरह के होते थे। कन्वेंशन की बात होती है, कन्वेंशन की किस तरह की, कि वो कौन सी कन्वेंशन को, आइदर वो कन्वेंशन को फॉलो करते हैं या नहीं। बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स हैं वो मिक्सड हैं, वो कन्वेंशन को भी फॉलो करते हैं और अपनी इन्वेंशन भी करते हैं, जिस तरह के मॉडर्न राइटर्स पोइट्स में हमने पढ़ा। यॉनरा होता है और ऑडियंस, उसमें यहाँ पे जो होता है ना कैरेक्टर्स के बाद प्ले में ज़्यादातर जो है ऑडियंस को जो है ना वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता था। इसमें ये नहीं होता था कि हर चीज़ ऑडियंस को बता दी जाए। ऑडियंस का जिक्र पता है क्या क्यों हो रहा है, वो एक ड्रामा प्ले करने के बाद छोड़ देते थे कि जो ऑडियंस होते थे ना वो बैठ के, एक ये नहीं है कि आप बैठे हुए और एक फ्लो में देख रहे हैं, बल्कि जो ऑडियंस ड्रामा देखती थी, मॉडर्न ड्रामास जो होते थे वो देख के उनके ऊपर कमेंट करते थे और वो उनका मतलब क्रिटिकल पॉइंट कमेंट्स करते थे।
जो ड्रामाज होते थे वो उनकी थिंकिंग को, ऑडियंस जो देखने वाले उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव करते थे, उनकी थिंकिंग प्रोग्रेस करती थी और वो देख के खुद कमेंट कर सकते थे कि ये बात इस तरह से होती, ये बात इस तरह से है और ये इस तरह से है। इसीलिए मॉडर्न लिटरेचर है, मॉडर्न जो है, ये इसमें राइटर्स जो हैं एंड कोई नहीं करते, वो एंड अपने रीडर पे छोड़ देते हैं कि अब आप बताएं, इस हमने अपना काम कर दिया, अब आप बताएं इसका एंड क्या हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई? ये स्लाइड को अच्छी तरीके से ये एलिमेंट्स देख लीजिएगा, ये बार बार हम पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो। ठीक है, कल हम स्लाइटली जो है बायोग्राफी पढ़ेंगे। ड्रामा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेडा गैबलर। स्लाइटली बायोग्राफी के बाद इंशाल्लाह हम कल थीम्स ऑफ द प्ले हेडा गैबलर करेंगे। ठीक है, आज ही कर लेते हैं, थोड़ा सा कल का दिन भी जाया हो गया था तो। ओके, आज तो मैंने अभी पीडीएफ भी नहीं बनाया, फिर मैं शेयर करती हूँ तो फिर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास बुक है। ओके, मैं शेयर करती हूँ तो फिर उसको देख लीजिएगा, प्रॉब्लम आई तो बता दीजिएगा। बायोग्राफी तो पढ़ ही लेंगे खुद, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं हाईलाइट कर दूँगी। बायोग्राफी इसकी मैं इतनी लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगी, जो मेरे लिखे हुए नोट्स है ना मैं वही सेंड करूँगी आपको, बस उनको एक बार देख लीजिएगा, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन्ड हैं। मैंने इसका टेक्स्ट पढ़ा भी था एक दफा। इसका क्वेश्चन, इसका टेक्स्ट जो है वो हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। मैंने आपको बताया ये इतना मुश्किल टेक्स्ट नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि सिंबॉलिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिंबॉलिक है, सिंबल्स। आपको ये बात जहन में रख के आपने इस टेक्स्ट को पढ़ना है कि इसमें से आपने सिंबल्स निकालने हैं। एक क्वेश्चन मस्ट आ जाता है, 4 आपके क्वेश्चन आते हैं ना, 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाता है किसी भी ड्रामा के सिंबल्स आप जो है वो मेंशन कर दें। नावल में भी आता है और आरटीसी का आरटीसी के भी सेंड कर दीजिएगा। समझ नहीं आई मुझे, क्या आपने क्वेश्चन क्या आपका? आरटीसी मैंने बोला है, आरटीसी भी इसकी अगर आपने लिखी हुई तो वो सेंड करिएगा, मैंने देखनी इसमें क्या क्या चीजें ऐड करते हैं आरटीसी में। ठीक है, मैं वो भी सेंड भी कर दूंगी और टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो आपको बता भी दूंगी कि ड्रामा की आरटीसी पोइट्री से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट भी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी डिफरेंट है पोइट्री से, लेकिन मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है थोड़ी सी, तो वो जिस तरह पोइट्री की समझाई थी तो ये भी समझा दूंगी, नो इशू। अब आप बताएं कि पोइट्री की जो आप आरटीसी लिखते हैं, आप तो कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ गई है कैसे लिखनी है और प्रैक्टिस करते हैं या नहीं?